जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग समर्पण बैच के अंतर्गत कक्षा 10वीं का हिंदी साहित्य पढ़ने जा रहे हैं, समझे ना। तो आज हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं और आज का जो दोस्तों हम लोग का शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित ये कहानी है। बात समझ ना, जिनका जन्म दोस्तों छपरा जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, समझ रहे ना। दोस्तों अब देखिए, बात यह है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये तो समझिए कि एक ललित निबंध है, समझ ना, एक ललित निबंध है जो कि आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। आप नहीं पढ़े होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, या आपके मन में थोड़ा सा लगता होगा, उत्साह होगा या थोड़ा सा जिज्ञासा होगा, तो आप पढ़े होंगे। चूँकि ये जो जो ये मैं समझ रहा हूँ कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पहले ही पढ़ा दिया गया है। चूँकि क्या था कि स्नातक में प्रथम मतलब पहला वर्ष में पढ़ना था, वे जिनका क्या बोलते हैं कंपोजिशन होता है 50 अंक का, उनको पढ़ना था वर्ष में ना, तो इसलिए मैंने पढ़ा रखा था सारांश के तौर पे। खैर आज हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो आइए इसको एक बार थोड़ा सा संक्षेप वर्क हम लोग जान ले। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, समझे ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1917 ईस्वी में 1907 ईस्वी में भारत आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ, समझ ना। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है, समझे ना। कई तरह के भाषा उषा लिखे हुए हैं, समझ ना। द्विवेदी जी का प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटुज, विचार प्रवाह, आलोक पर, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, निबंध संग्रह, कैसा मतलब बहुत सारा है, समझ ना। ये इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित कर दिया गया है, समझ ना, भारत सरकार द्वारा, समझ ना। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा DLT की उपाधि मिली थी। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विद्यालय, चंडीगढ़ विद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे हैं। सन 1979 में वे दिल्ली में उनका निधन हुआ था, समझ है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में संक्षेप आप लोग का परिचय हुआ, समझे ना। इसके अगर हम लोग पढ़ेंगे जब लेखक परिचय, तो उसमें हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपके मन में हो सकता है प्रश्न अभी तक ना उभरा हो। ये बात लाजमी है, या अभी कभी आप पूछे होंगे, आप अपने अभिभावक से या अपने शिक्षक से या बंधु बांधव से, किसी से आप पूछे होंगे, दोस्तों से, तो आपको लगा होगा कोई ने आप लोग को ऐसे बोल दिए होंगे बढ़ता है, तुमको क्या मतलब है, ज़्यादा सवाल करना तुम्हारे लिए बहुत बेपचीता है, तो पढ़ेगा। लोग मतलब बेतुका वाला बात कर देते कि नहीं नहीं, लेकिन लेखक के मन में ये बात कहाँ से आई और उन्होंने इस कदर सोचा कि एक निबंध लिख दिया। तो इस बात पर तो हम लोग को सोचना होगा भाई। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बाल क्यों बढ़ते हैं, बाल काला क्यों होते हैं, समझे ना। ये बात सोचते हैं। हाथ को हाथी क्यों कहा जाता है, आम को आमी क्यों कहा जाता है, बात समझे ना। जानवर को जानवर ही क्यों कहा जाता है, मानव को मानव ही क्यों कहा जाता है। कई सारे प्रश्न उभर सकते हैं, बात सोचिए। रात को दिन क्यों नहीं कह सकते हैं, दिन को रात क्यों नहीं कह सकते हैं, समझे ना। तो ये तरह की बात और कुछ ऐसी बात जो होते हैं आपको मानना पड़ेगा। हमको भी मानते हैं, हमने भी माना, आपने भी माना, और पहले से जो निर्धारित है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हो सकता है आम को आम ना बोला जाए, दूसरे फल से भी उसको हम लोग पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन सभी को एक सामान्य जो रूप से ये जो अवधारणाएं पनप गई है, उसी को हम लोग को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वीकार करना होगा। जो स्वीकार करने योग्य है उन्हें आपको स्वीकार करना होगा, बात समझना। क्योंकि हम लोग उस समाज से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी उस समाज के एक अभिन्न भाग हैं, जिसका रूपरेखा हम और आपके जैसे कई सारे लोगों से मिलकर पनपा है और वही निर्धारित होता है। क्या होगा, क्या हमारे समाज की गतिविधियां बनी रहेगी, किस तरह की हमारे समाज का एक उन्नति होगा, प्रगति के दिशा में हम लोग जाएंगे, उस केंद्र बिंदु पर भी हम लोग की निगाहें रहती है, समझे ना। तो कहीं ना कहीं हम और आप समाज से वंचित नहीं है। जो समाज का रूल रेगुलेशन है कुछ, समझे ना, उसके अनुसार ये है, बात समझे ना। तो फिलहाल हम लोग इसको समझते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसको आइए लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, बिल्कुल आपके मन मुताबिक
लाइन बाय लाइन पढ़ा जाएगा, ताकि इससे एक भी प्रश्न आए, आप 12 बजे 2 बजे रतियों में आपसे प्रश्नवा पूछ लेवल जाए तो वहाँ पर आप जवाब दे सकते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका शीर्षक का क्या अर्थ है। तो इसको आइए अब हम लोग जानते हैं, यह एक ललित निबंध है भैया, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं, समझे ना। बच्चे तो बच्चे होते हैं, अल्पज्ञ पिता बहुत बहुत बड़ा दयनीय जीव होता है, समझे ना। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका, समझे ना। हालांकि देखिएगा, लड़कियां सब आजकल तो बहुत सारा नेल उल बढ़ा कर रखती है नाखून, समझे ना। पता नहीं चलता कि लड़की भी है कि क्या, मतलब उनका क्या ही कहा जाए, समझे ना। लड़के भी कुछ कुछ शौकीन होते हैं, अब शौक थोड़ा सा एक होता है ना, शौक अलग चीज़ हो जाता है। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करे, तो इस संदर्भ में थोड़ा सा बात समझिएगा ना। तो देखिए, मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। बात समझना ना। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों है, समझ। नाखून के बारे में लेखक ने इस कदर सोचा कि एक ललित निबंध ही लिख डाला, समझ ना। सोच के देखिए उनकी क्या भावनाएं रही होगी, सोच के उनकी देखिए क्या रूपरेखा, कैसी कल्पना रही होगी। इतना बड़ा है कि नाखून ऐसे बेशरम है, ऐसे बेहाये हैं, ऐसे अभागे हैं, जिनको 3 दिन के बाद काट दीजिए तो फिर सभी अपना दंड स्वीकार कर लेते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। बात समझ ना। और बढ़ जाते हैं तो माता पिता भी उन्हें डांटने लगते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, स्कूल में भी देखिएगा कि आपको चेक होता था, तो इस संदर्भ में आपको डांट डपट लग ही जाता था। बात समझ ना। आइए पढ़ते हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, समझ। जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले काम में आने लगा। चंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों की भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियार में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो धीची मुनि की हड्डियों से बना था। समझ ना। क्या वर्णन ललित निबंध है भैया, इसको पढ़ते रहिए, समझ ना। कोई साइंटिफिक यहाँ पर कारण नहीं, वैज्ञानिक तर्क नहीं रखा गया है, लेकिन सोच है, समझ ना। कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचते हैं कभी, तो उसी अंदाज में देखिए। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए, जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे। वे विजय हुए। देवताओं के राजा तक मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्य के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजय हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपुर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पल्लीते वाली बंदूकों ने, कारतूस ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुवानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंतवाल लंबी जीव हो। पशु के साथ ही
पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले, समझे ना। तो किस तरह के लेखक का, समझे ना, क्या कल्पना लेखक ने लिख डाली है ललित निबंध, समझे ना। नाखून के बारे में पूरा रामायण पूरा जिक्र किए हैं, जब मनुष्य का मतलब जब उत्पन्न हुआ था सृष्टि पर उस समय का, कि नाखून का क्या था। उस समय हमारे पास अस्त्र नहीं हुआ करते थे, तो नाखून का कुछ वो हम जैसी उपयोग समझ में आता था, परंतु आज तो देखिए क्या है। तथा किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चे को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। सोचिए, उस समय की बात कर रहे हैं लेखक कि आज के समय में यदि नाखून बढ़ जाता है तो उनके अभिभावक बच्चे को डांट डपटने लगते हैं। लेकिन एक समय रहा होगा जब नाखून पर लोग निर्भर रहते होंगे, नाखून का प्रयोग करते होंगे, तब उस समय बच्चे को इसलिए डांटा होगा कि नाखून को बचा कर रखिए, अगर काटने पर उनको डांट पड़ती होगी। आज हमारा समय विपरीत हो गया, हम लोग सोच रहे हैं, तकनीकी को अपना गए हैं, दिन प्रतिदिन हम लोग आधुनिकता को ग्रहण कर लिए हैं, स्वीकार लिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ को हम लोगों ने भी नज़रअंदाज किया है, बात समझे ना। तो इसी संदर्भ में देखिए, तो कह रहे हैं लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि एक समय था कि नाखून को काटने पर डांट पड़ती थी, और आज वही समय आ गया कि नाखून ना काटने पर हम लोग को डांट डपट लगती है बच्चे को, समझ रहे ना। लेकिन प्रकृति की वह भी नाखून को जिलाई जा रही है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कम वक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। बात समझ ना। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बर्बरता घटती कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का कांड, समझे ना, 1919 में हुआ था ना हिरोशिमा का कांड, समझ ना, 6 अगस्त को 1919 में ऐसे ही हिरोशिमा का जो कांड हुआ था ना, समझे ना। तो उस समय की बात को जिक्र किए हुए हैं, नागासाकी या हिरोशिमा पर अगस्त में होता है, 6 और 9 अगस्त को, समझे ना। तो यही बात बता रहे हैं कि कैसा हुआ था, समझे ना। तो इसको किया गया कि हाँ भाई क्या है नहीं है, इस तरह के बताया गया, समझे ना। वही 1919 में नहीं, हम लोग समझ रहे हैं 1919 कुछ प्रथम युद्ध हो रहा था ना, 1945 ही होगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ था, समझ ना। द्वितीय युद्ध हो रहा था, समझ ना। तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया है लेखक ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, समझ ना। और ये सब बात आप सोचिएगा, यहाँ तक आपको समझ में आया भैया कि यहाँ तक अभी तक में कहीं भी कोई वैज्ञानिक तर्क को नहीं रखा गया है, समझे ना। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, समझे ना। कुछ हजार साल पहले मनुष्य से नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको स्कत और अलता से यत्नपूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश में, समझ ना,
देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नाखून, समझे ना, नखों को पसंद करते थे। दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को, समझे ना। अपनी अपनी रुचि देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ तो भूल नहीं सकता। समझे ना किस तरह के ललित निबंध है भैया, निबंध होता है। मानव शरीर का अध्ययन करने वाली प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई है, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि ये वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा, दांत का जुबड़ा दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा। समझ ना, नाखून का बढ़ना एक पहला है, केश का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा। समझ ना, असल में सहजात वृत्तियों अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या है, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्य की मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व की चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य की विरोधनी है। ललित निबंध है भैया, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बाध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता है के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द के समानार्थक शब्द नहीं बेहतर होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तितता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कर सका? उसने अपना आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्र, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्वेय का बंधन अवश्य रखा है। यह क्या संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है? मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे धर्म में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह अब सोचने लगे हों। ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसुखिए नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर रक्षित छोड़ दिए गए हैं। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजाने में भी
अनजाने में भी बात एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझाने की मात्रा भी बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्यों के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उसमें हम चिमटे ही रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली, समझ ना, मेरे नहीं भैया, मारे मारे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। बात समझ ना। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधानशीलता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खोल दे। समझ ना, इर्द गिर्द जितना ना भक्ति में माहौल बन के ना थोड़ा ध्यान इधर उधर जा रहा है। बात समझ ना। आज आप लोग का लास्ट क्लास है, उसके बाद हम लोग दुर्गा पूजा बाद मिलेंगे। समझ ना। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। सब पुराने अच्छे नहीं होते तो सब नए खराब ही नहीं होते। बात समझ ना। भले ही लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बात समझना। जातियाँ इस देश में अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार के इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने आप को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु है। फिर भी पशु से भिन्न है। मतलब मानव में और पशु में यहाँ पर किस तरह की समानता है, असमानताएं हैं, उसका भी जिक्र किया गया है। बात समझ लेना। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्यों के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है और वचन मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्भर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। अतिवित्तता श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत निर्वृतः महाराज सत्यम क्रोध एवं च। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी की है कि सदा उसे लोहा लेने का कमर कैसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ।
और धन की वृद्धि करो। ब्रह्म उपकरणों की ताकत, बाहर उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। समझे ना। देखिए, एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। समझे ना। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो। समझे ना। आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं। समझे ना। इस तरह की बात कही है लेखक ने, पता नहीं। उसे गोली मार दी गई। समझे ना। बूढ़े को गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों को बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार और उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में शास्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यता का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। समझ रहे। सफलता और चरितार्थ में भी अंतर स्पष्ट बताए हैं लेखक ने। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन में से ब्रह्म उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े अंडाबड़ के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से देने में है। नाखूनों को बढ़ना मनुष्य की उस अंध सजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो इसी के साथ समझ ना लेखक का ये जो अपना विचार है, समझ ना, वे अपना लेखक का निजी विचार है। समझ ना। और इतना सोचे कि एक मतलब ललित निबंध ही लिख दिया भाई। कोई भी इतना थोड़ी सोचता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बाल क्यों बढ़ते हैं, हाथ क्यों बढ़ते हैं। समझ ना। हाथ को हाथ ही क्यों कहा जाता है। तो ये सब बात है। समझ ना। इसको एक बार देख लीजिए भैया, क्या बोलते हैं। शब्द निधि शब्दार्थ देख लीजिए। अल्पज्ञ, कम जानने वाला, दयनीय, दया करने योग्य, बेहया, बिना हया के, निर्लज, बेशरम, प्रतिद्वंदी, विरोधी, नखधर, नख को धारण करने वाला, नाखून वाला, दांतवा लंबी, दांत का सहारा लेकर जीने वाला, विचरना, घूमना, भटकना। समझ ततक किम, फिर क्या, इसके बाद क्या, जंडिस, धात एवं बवसीर। समझना। असह्य, न सहने योग्य। समझना। पार्श्वी वृत्ति, पशु जैसा स्वभाव एवं आचरण, वर्तुलाकार, घुमावदार, गोलाकार, दंतुल, दांत वाला जिसके दांत बाहर निकले हो, दक्षिणात्य, दक्षिण का भारतीय। समझना। अधोगमनी, नीचे की ओर जाने वाली। सहजात वृत्ति, जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। वाणी, भाषा निर्बाध, न समझ, नादान, अनुवृत्ता, पीछे पीछे चलना। अरक्षित, जो रक्षित ना हो, खुला। अनुसंधितता, अनुसाधन की प्रबल इच्छा। सर्वस्व, सब कुछ।
पूर्व संचित पहले से इकट्ठा हो या जमा किया हुआ संवेदना, दूसरे के दुख को महसूस करना, उद्भावित प्रकट की गई उत्पन्न की गई असत्याचरण, असत्य आचरण, लोक विरुद्ध आचरण, निर्भर बिना वैर विरोध के स्रोत उद्गम मूल्य, आत्मतोषण, अपने को संतुष्ट करना, अपने को समझाना, चरितार्थ सतर्कता, निशेष जिसका शेष भी ना बचे, संपूर्ण तकाजा मांग। समझ ना। तो इसी के साथ एक क्लास आज का यहीं समाप्त होता है और आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग दिन दुना रात चौगुना उन्नति करें, प्रगति करें, आपकी सभी स्वप्न पूरा हो, ऐसी मेरी कामना है दोस्तों। जो भी आपका मन वांछित फल है वो प्राप्त हो। समझ ना। और मिलते हैं आप लोग से दुर्गा पूजा के बाद। आप लोग को नोटिस जो सूचना है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग बने रहें। समझ ना दोस्तों। और किसी प्रकार को आपको लगे कि यहाँ पर संशोधन की आवश्यकता है तो आप निस्संदेह मुझे सूचित करें ताकि यथासंभव सुधार किया जा सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे याद दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।